Class. In our previous class, we were studying the chapter 5 arithmetic progression of your mathematics, in which we were solving the exercise 5.2 जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में जो कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि वही फॉर्मूला हमको यूज करके इस एक्सरसाइज में भी हमने स्टडी करना है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है एपी में, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जहाँ पे एक यहाँ पे an क्या है, हमारा nth टर्म हो सकता है, ये लास्ट टर्म भी हो या कोई भी मिडिल टर्म हो किसी भी एपी सीरीज का। a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n होता है किस टर्म की बात चल रही है, एंड d मींस कॉमन डिफरेंस। तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो सीरीज एपी सीरीज नहीं कहलाएगी। सो हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था एंड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। शायद ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 या 17 है। इट इज आस्किंग यू कि आपके पास एक एपी सीरीज है, क्वेश्चन में एपी सीरीज है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप टू फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या फाइंड करना है? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से आपको 20 टर्म फाइंड करना है, स्टार्टिंग का 20 टर्म नहीं, लास्ट का 20 टर्म आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इस एपी सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 253 सो वन चलते जा रहा है 13, 8, 3, यानी इसको अपोजिट लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब जो मुझे लास्ट से 28 टर्म फाइंड करना था, अब मुझे स्टार्टिंग से 28 टर्म फाइंड करना रहेगा। हमने लास्ट वाला तो कभी स्टडी नहीं किया है, हमने हर चीज स्टार्टिंग से पढ़ी है कि हमको 5th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, तो हम लोग इस प्रोसेस का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? ए। तो ए क्या है मेरा? 253। लास्ट टर्म यानी nth टर्म मेरा क्या है? 3, एंड डी क्या है? तो डी में कैसे निकालूंगा? ये माइनस ये, यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, यानी डी इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 आता है -5। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके पहले तो मैं ये निकालूंगा कि 253 से 3 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, पहले मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यूजिंग द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d। तो n d के an की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू 253 प्लस n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना बहुत जरूरी है। सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। सो 3 इज इक्वल टू 253 प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 253 को इधर माइनस करा दिया तो 3 माइनस 253 इज इक्वल टू -5 n माइनस 1। ठीक है, तो 3 माइनस 253 इज -250 -5 n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 250 को 5 से डिवाइड कराना है तो 50 आएगा n माइनस 1, यानी n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 51, यानी 51 नंबर उस बीच में हमारे लाई करते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है? 20th टर्म हमको फाइंड करना है। सो यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हमको a 28 फाइंड करना है 20 टर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया तो हम फ्रंट से 20 जाएंगे। a की वैल्यू है 253, n की वैल्यू 20 -1 इंटू -5, क्योंकि d की वैल्यू। तो इसमें यदि हम एक चीज देखें, अभी जो हमने n कैलकुलेट किया था वो सिर्फ मैंने आपको एक रिवीजन बेसिस पे बताया था कि यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना हो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको सिर्फ a20 फाइंड करना है, आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की, d की वैल्यू कैलकुलेट की, आपको सिर्फ a की जगह n की जगह 20 प्लेस कर देना है। सो 253 प्लस 20 माइनस 1 इज 90 इंटू -5, तो ये 253 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -95 आता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट वी गेट 8 एंड 14 माइनस 9 5 एंड 1,
तो मेरा आंसर क्या आ गया 158, यानी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, उसमें आपसे बोला है कि सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे दिया गया है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का सम जो है वो है 44। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी को कैलकुलेट करके दिखाओ, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब फोर्थ टर्म की बात चल रही तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 d। ठीक है, तो a प्लस 3d हो जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कंसिडर एन एपी सीरीज, कंसिडर एन एपी सीरीज whose first term is a and common difference is d। आपको ऐसा एपी सीरीज क्या करना है, कंसिडर करना है। तो a4 को कैसे लिखूंगा, a प्लस 3d, उसी प्रकार 8th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 7d। ये आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। सिमिलरली 6th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 5d एंड 10th टर्म को a प्लस 9d। तो ये आपके पास 4 इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। अब एज पर दी क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म का सम यानी a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यदि मैं इसको प्लस करूं तो यह आ जाता है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, 6th टर्म प्लस 10th टर्म यानी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 2a यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इसको यदि सब्ट्रैक्ट करूं तो 2a कैंसिल, 14 में से 10 गया। ठीक है, तो कितना बचा 4d एंड 44 माइनस 24 इट इज 20। तो d की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आएगी 5। तो मेरी d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी प्लेस करके a की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा जरा देखते हैं। 2a प्लस 10 इंटू 5, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 5, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24 और 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो यह आ जाएगा माइनस 26 और a इज इक्वल टू माइनस 13, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करा दूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। तो शुरू के 4 टर्म्स एपी सीरीज के कौन कौन से हो जाएंगे, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ये शुरू के 4 टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो a की वैल्यू क्या है माइनस 13, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया माइनस 13, फिर माइनस 13 प्लस 5 तो माइनस 8 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 2 10 एंड ये प्लस माइनस 13 तो माइनस 3 एंड सिमिलरली 5 और ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ये मेरे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज कैलकुलेट हो गए हैं। सिंपली क्या करना है आपको, a एंड d की वैल्यू को आपको प्लेस करना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, कैलकुलेटिव है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये कहा गया है, सभा राव एक लेडी है जो एक जॉब करती है एंड
उसकी स्टार्टिंग सैलरी 5,000 रुपीज है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी जो उसकी है 5,000 रुपीज है, यानी हमारा ए कितना है 5,000। अब ये दिया गया है कि एवरी ईयर उसकी सैलरी 200 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 200 रुपीज दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी यानी एनेथ टर्म या लास्ट टर्म 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि कितने समय के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी ईयर्स के बाद। तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमने स्टडी किया था कि nth टर्म को l भी डिनोट करते हैं। सो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। बस आपको वैल्यू प्लेस कर देनी है। सो 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000, n माइनस 1 इंटू 200, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब n माइनस 1 की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 1 दैट इज 11, यानी आफ्टर 11 ईयर हर सैलरी विल बी 2,000 रुपीज। ओके क्लास। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो सेम इसी की तरह है, जिसमें आपको सेम यही लॉजिक लगा करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्या हो गया, ओवर हो गया, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। अब हमारा एपी सीरीज पढ़ने का मेन लॉजिक क्या है कि हम एपी सीरीज पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो हम वो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एपी सीरीज का पढ़ने का जो एक टर्म था वो सम निकालना था। सम निकालने का मतलब था जस्ट सपोज कि राम का बर्थडे अप्रैल मंथ में आता है, ठीक है। उसने ये डिसीजन लिया कि अप्रैल के मंथ में वो फर्स्ट डे में अप्रैल फर्स्ट को वो एक पेड़ लगाएगा, अप्रैल 2 को 2 पेड़ लगाएगा, अप्रैल 3 को 3 पेड़ लगाएगा, अप्रैल 4 को 4 पेड़ लगाएगा, ऐसे सो ऑन। वो अप्रैल 29 को 29 ट्रीज लगाएगा एंड 30 को वो 30 ट्रीज लगाएगा। अब उसने ये सोचने का कोशिश किया कि मैंने कितने पेड़ लगाए हैं वो मैं कैलकुलेट कर लूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + so on + 30। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कैलकुलेशंस को सम करने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, एंड साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ही होगा, ठीक है। तो उस सब को इजी करने के लिए हम एपी का यूज करते हैं, ताकि इस नंबर को बहुत इजीली हम क्या करें, ऐड कर सकते हैं एक फॉर्मूले के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स, यानी केवल उन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको अच्छे से एकदम डीपली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूले को हम यूज करके नेक्स्ट क्लास में कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। सो क्लास आज के आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको अपना एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 पेयर कॉपी में कंप्लीट करना है एंड मुझे सेंड करना है कि सर हमने कंप्लीट कर लिया है एंड हमें पूरा समझ में आ गया है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। सो एंड प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट ईयर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। सो क्लास टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट।